नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। स्वागत है आपका राजनीति में। राजनीति में आज बात निजीकरण की। आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने रक्षा और स्पेस समेत 8 सेक्टर्स को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया है। केंद्र सरकार का कहना है कि कोरोना संकट के दौरान आर्थिक मंदी की शिकार इकोनॉमी को इससे फायदा होगा। केंद्र सरकार का दावा है कि निजीकरण से इकोनॉमी तेज रफ्तार से बढ़ेगी, यानी ग्रोथ बढ़ेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन सरकार के दावों पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि कोरोना संकट के दौरान निजी क्षेत्र की भूमिका बेहद कम रही है। सवाल इसलिए भी क्योंकि निजी क्षेत्र के दार्शनिक आधारों में मुनाफे से बड़ा कुछ नहीं होता। सामाजिक कल्याण निजी क्षेत्र के एजेंडे में शामिल नहीं रहता। ऐसे में भारत जैसे देश में जहां सामाजिक विषमता और गरीबी बड़ा मुद्दा है, निजीकरण से आखिर फायदा किसे होगा? क्या इन आरोपों में दम है कि सरकार कोरोना से पैदा हुई आपदा को कॉर्पोरेट जगत के अपने दोस्तों के लिए अवसर में बदलना चाहती है? इन्हीं सवालों पर हम अगले आधे घंटे तक चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता शिव भाटिया, बीजेपी के प्रवक्ता अशोक ठाकुर, वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोफेसर वी उपाध्याय और भारतीय मजदूर संघ के जोनल सचिव पवन कुमार। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले करते हैं अशोक ठाकुर जी से। आप सरकार के चूंकि प्रवक्ता हैं, सवाल आपसे सबसे ज्यादा हो रहे हैं। हमें याद आता है कि किस तरीके से जब इस देश में आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हुआ तो बीजेपी के बड़े से बड़े नेता सड़क पर थे। न सिर्फ नरसिम्हा राव के समय बल्कि मनमोहन सिंह के समय लगातार आवाजें उठाते रहे और रक्षा क्षेत्र जैसे मुद्दे को बहुत ही संवेदनशील बताते रहे। और आज वहां पर आप खुद 49% से 74% एफडीआई का स्वागत करने को तैयार हैं। क्या कोरोना के इस संकट में, इस आपदा में आपने अपनी तमाम नीतियों को उतार फेंका है, शिव भाटिया जी? ये अशोक जी से माफ करिएगा अशोक ठाकुर जी, मैंने गलत बोल दी। अशोक जी। जी देखिए, हमने इसी प्रकार की समय और समय की आवश्यकता। अशोक जी, आपकी आवाज आज नहीं आ रही है। मैं अभी फिर आपके पास आऊंगा। इस बीच बात कर लेता हूं भारतीय मजदूर संघ के जोनल सचिव पवन कुमार से। पवन जी, आपका संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा है, यह छिपी बात नहीं है। देश का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है और बीजेपी आपके साथ एक वैचारिक रिश्ते में बंधी हुई है। आखिर ऐसा क्यों है कि सरकार चलाने के साथ साथ उन तमाम संकल्पों से अपने को मोदी सरकार बरी कर रही है जो कभी आपके साथ खड़े होकर उसने लिए थे? पवन कुमार जी। वास्तव में किसी भी सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकारी क्षेत्र या प्राइवेट सेक्टर। अभी कोरोना के इस महामारी में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका पर आपने खुद टिप्पणी की और एलपीजी की पॉलिसी जब से लाई सरकारें 1990-91 से देश का कितना भला हुआ ये सबने देखा है। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर से इस देश को, भारत को निश्चित रूप से नुकसान होगा। और आज प्राइवेट सेक्टर के कारण से आज आप देखिए, एक विषय बताता हूं आपको। 25 मार्च को लॉकडाउन हुआ, 6 तारीख को केएमपीजी की एक रिपोर्ट आ गई। सीआईआई जैसे संगठनों ने, फिक्की जैसे संगठनों ने बोलना शुरू किया कि हम वेतन नहीं दे सकते, हमारी हालत खराब है। यानी एक हफ्ते के वेतन देने में उनकी हालत खराब हो गई। ये कैसा प्राइवेट सेक्टर है? और जिस प्राइवेट सेक्टर को सरकार प्रमोट कर रही है, ये वास्तव में बिना सोचे समझे किया गया निर्णय है। चंद लोगों को फायदा देने के लिए किया गया निर्णय है। यानी आप खुद मान रहे हैं चंद लोगों को फायदा देने के लिए किया गया निर्णय है। बहरहाल हम इससे सहमत नहीं है। और भारतीय मजदूर संघ का जो पिछले दिनों बयान आया था श्रम सुधारों पे, वो भी मुझे भूलता नहीं है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि तानाशाही वाले देशों में भी ऐसे फैसले नहीं होते हैं। शिव भाटिया जी, आखिर इतना बड़ा सरकार की ओर से नीति परिवर्तन किया जा रहा है, लेकिन आप लोगों की ओर से, कांग्रेस की ओर से वैसा विरोध दिख नहीं रहा है। क्या अभी विचार विमर्श ही हो रहा है? मैं जो अभी पहले वक्ता ने बोला, मैं उनकी बातों से पूर्णतः जो कही है उन्होंने, उनसे पूरी तरह सहमत हूं।
ये उस तरह से है, एक कहावत के तौर पे, जैसे गांव के अंदर गधे को चलाने के लिए एक डंडा आगे थोड़ा सा करके गाजर बांध दी जाती है और वो गाजर दिखा के उस गधे को हाँका जाता है और उसको चलाया जाता है। ये इस तरह की एक योजना इन्होंने दी है, जिनको खुद को नहीं मालूम है कि हमें आगे करना क्या है, और निजी क्षेत्र को इस तरह से प्रमोट करना इस समय कोरोना के टाइम के ऊपर, जबकि प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग हैं, सोच अलग होनी चाहिए। आप किस तरह से अपने लोगों का ध्यान रखना चाहते हैं, वो सोच होनी चाहिए। आप लोगों को एफडीआई की बात कर रहे हैं, आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए निजीकरण में हमेशा जब भी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनते हैं, सबसे पहले मजदूरों का ध्यान रखा जाता है, जो सबसे ज्यादा उसके अंदर पिसते हैं। और आज मजदूर उससे पहले से ही इतना पिस रहा है, उसकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। 700 रुपए की टिकट ट्रेन की ये दे नहीं सकते और 20 लाख के पैकेज की बात करते हैं। ये वही गाजर वाला रूप है। आपको याद होगा सीएमआईए ने कहा है कि 64 परिवारों की शहरों में नौकरियां जा चुकी हैं जो खतरे में पड़ चुकी हैं। 56% ग्रामीणों में ऐसा हो चुका हुआ है। 64% परिवार अपनी जीविका के अंदर रोज के खर्च में 50% की कमी ला चुके हैं। तो कैसा निजीकरण और कैसी आपकी उपयोगिता आप सिद्ध करना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं देश को? बिल्कुल, ये सवाल हम आगे भी पूछेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोफेसर वी उपाध्याय जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर उपाध्याय, क्या सरकारों के पास, खास तौर पर जिस तरह से इस समय सरकारें हैं, कोई और उपाय नहीं है? तमाम वो पीएसयूज जो भारतीय जनता के अपने टैक्स से बने हैं, लंबे समय से जिन्हें खड़ा किया गया है, मौका पाते ही उन सबको निजी क्षेत्र में दे दिया जाए और रक्षा क्षेत्र में 49% एफडीआई को 74% तक ले जाना, कैसे देखते हैं इस पूरी परिघटना को आप? पहली बात तो हमें ये समझनी चाहिए कि ये जो भी कुछ किया गया है, उसका जो मौजूदा संकट हमारा है, जो कोरोना वायरस के कारण पैदा हुआ, लॉकडाउन के कारण पैदा हुआ है, उससे उसका कोई संबंध नहीं है। ये एक सीधी सादी सी बात यह है कि कोरोना वायरस के लॉकडाउन के कारण एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि सभी कुछ बंद हो गया, इकोनॉमी बंद हो गई, राजनीति बंद हो गई, हर आदमी घर के अंदर हो गया। तो एक तरह से सरकार, ये एक्चुअली में और कहीं तो इस तरह से नहीं हुआ है, लेकिन हमारी सरकार ने इसको एक मौका मान करके कि अपना जो पॉलिटिकल एजेंडा है लिबरलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का, एलपीजी में हम कह सकते हैं कि जी मिसिंग है इस समय, लेकिन लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के दोनों एलिमेंट काफी बड़े हैं। तो एक पॉलिटिकल एजेंडा को उस तरह से लागू करने की जो कोशिश की गई है बिना डिबेट के। अब एक बात तो ये है कि हम इस डिबेट में जाएं कि जो भी प्राइवेटाइजेशन हुआ है, जिस भी सेक्टर में हुआ है, लिबरलाइजेशन हुआ है, उसकी मेरिट्स क्या है, उसकी डीमेरिट्स क्या है, वो तो अपने आप में एक अलग डिबेट है। लेकिन सवाल है कि डिबेट होनी चाहिए। बिना डिबेट के आप कैसे इस तरह के इस चीज को इंट्रोड्यूस कर सकते हो? हर जगह, जैसे मान लो यूएस की हम बात कर रहे हैं, तो जो पैकेज की बात भी हो रही, इतने बड़े निर्णय की नहीं, तो वहां भी पूरी कांग्रेस 2-3 रात भर लग के पैकेज पास करती है, डिबेट होती है। पर हमारे यहाँ तो एक ऐसा निर्णय जिसका संकट से कोई मतलब नहीं है, जो एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल एजेंडा की बात होती है, इंडस्ट्री की तरफ रुझान की बात होती है, एक सोच होता है कि मार्केट को सब चीज दे दी जाए, प्राइवेटाइजेशन कर दी जाए, लिबरलाइजेशन कर दिया, तो अलग अलग सेक्टर में हम वो एक अलग डिबेट कर सकते हैं। लेकिन पहली बात तो ये कि बिना डिबेट के हम कैसे इसको लागू कर सकते हैं ऐसी स्थिति में, जबकि सारा राजनीतिक ढांचा हमारा ठप पड़ा हुआ है। बिल्कुल, हम आपके पास दोबारा आएंगे प्रोफेसर उपाध्याय। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है लोकतंत्र के लिहाज से। अशोक ठाकुर जी हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। अशोक जी, एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इस मौके पर, जबकि सब चीज एक तरह से कहा जाए कोरोना पर केंद्रित है, और आपने इस मौके का फायदा उठाकर सरकार ने उस निजीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ा दिया है, जिस पर कभी खुद बीजेपी विरोध करती थी। आखिर ये क्यों कर रहे हैं? इस आपदा को अवसर आप किस तरह से बदलना चाहते हैं? सबसे पहले तो ये बिना चर्चा के इसको लागू कर दिया गया है। मेरा ये कहना है कि अभी केवल इसकी घोषणा की गई है, इस पर आगे संसद के अंदर भी चर्चाएं होंगी, सब जगह इस पर बातचीत होगी। तो ये कहना कि ये हमने बिना सोचे समझे या बिना किसी चर्चा के इसको लागू करने वाले हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसको पूरी चर्चा के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। अभी ये तुरंत
जो आर्थिक पैकेज जो भारत सरकार ने इस कोरोना संकट के दौरान जो है डिक्लेयर किया है, घोषणा करी है, उसका ये एक हिस्सा है और इसको वास्तविक रूप देने में अभी समय लगेगा। उसके लिए उस पर चर्चा भी होगी और सब चीजें आगे होंगी। दूसरा, ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे से पीछे हट रही है, मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा इस देश को आगे बढ़ाना। नहीं अशोक जी, इस देश को आगे बढ़ाना बिल्कुल आपका एजेंडा हो सकता है, लेकिन सत्ता में रहते और विपक्ष में रहते आपकी भाषा एकदम अलग होती है और नीतियां भी अलग होती है। ये सवाल तो आपके जो साथी हैं मजदूर संघ के, भारतीय मजदूर संघ के, वही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तानाशाही में भी ऐसे फैसले नहीं लिए जाते हैं जैसा कि मोदी सरकार ने लिया है, खासतौर पर श्रम सुधारों के संबंध में। ये बात उन्होंने कही थी। पवन कुमार जी, क्या सरकार जो कह रही है कि वो देश को आगे बढ़ाना चाहती है इसलिए फैसले लिए गए हैं, तो क्या आप देश को आगे बढ़ता देखना पसंद नहीं कर रहे हैं? आप विरोध कर रहे हैं? ये जो निर्णय कर रहे हैं, ये कह रहे हैं वार्ता करेंगे। अशोक जी, मैं तो समझता हूं नेशनल चैनल पर बैठकर इस प्रकार की बिना सोचे समझे बोले जा रहे हैं। हमने सबसे सलाह करेंगे, सबसे बात करेंगे। जितने श्रम कानून इन्होंने सुधार कर दिए मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, इनको जरा भी संकोच नहीं आया, जरा भी शर्म नहीं आई कि इन्होंने ILO 144 की कन्वेंशन का भी वायलेशन कर दिया। किसी ट्रेड यूनियन को भरोसे में नहीं लिया। ये एक तरफा निर्णय करेंगे और चैनल पर बैठकर कहेंगे कि हम वार्ता कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है इनका काम करने का? हम तो यही नहीं समझ पा रहे। इनके तरीके पर ही प्रश्न हमारा तो। अशोक जी बोलिए, दूसरी बात आपके साथी हैं, बोल रहे हैं देश को आगे बढ़ा रहे हैं या देश को बंधुआ मजदूरी में धकेल रहे हैं? जी, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, अशोक जी और पवन जी एक साथ खड़े होकर नारे लगाते थे। क्या हो रहा है? बोल रहे हैं आपको अशोक जी, सरेआम बोल रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं उनकी भावना की कदर करता हूं और क्योंकि वो में काम करते हैं तो उनके हितों की रक्षा करना, उनके प्रति उनकी संवेदना होना, ये अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये कहना है कि थोड़ा असाधारण परिस्थितियां हैं, ये एक का दौर है, इससे निकलने के लिए कुछ कड़े फैसले इस देश को लेने की आवश्यकता है। परिस्थिति में मजदूर को ही मारा जाएगा। परिस्थिति में मजदूर को मारने की परिस्थिति आपके सामने और आपको कोई दिखता नहीं। मजदूर को मारिए, मजदूर को मार दीजिए, देश का विकास हो जाएगा। कौन सा तरीका है ये आपका मजदूर मारने का? लिए जो मजदूरों के लिए पिछले 5 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने काम किए हैं वो ऐतिहासिक है। हमने कुछ भी कहेंगे, हम मजदूरों को मार करके देश का विकास करेंगे, ये कौन सा तरीका है देश के विकास का? हमें ये तो समझाओ पहले। मैंने कहा कि मजदूरों को लेकर जो पिछले 5 वर्षों में जो भी फैसले लिए गए हैं वो सबके सामने हैं। इस सरकार को मजदूरों की चिंता है और उनके अधिकारों का कभी भी हनन नहीं होने दिया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि ये असाधारण परिस्थितियां हैं, इसमें कुछ कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं। हो गया ना, लेकिन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बारे में बोलिए, छत्तीसगढ़, गुजरात के बारे में बोलिए ना, क्या कहेंगे आप? हरियाणा के बारे में बोलिए, क्या कहेंगे? नहीं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये कुछ असाधारण परिस्थितियों की वजह से जो भी निर्णय लिए गए हैं भविष्य में सब पर चर्चा होगी। असाधारण परिस्थितियों के नाम पर अशोक जी, आप संविधान के संकल्पों को भुला नहीं सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ILO, जिसका जिक्र किया, उसके संकल्पों को आप नहीं मिटा सकते हैं। और मजदूरों पर जो इस समय शायद इतिहास के सबसे ज्यादा दुखी दौर में है, आप सड़कों पर ऐसे दृश्य कम से कम भारतीय इतिहास में पहली बार देखे जा रहे हैं, इसके पहले नहीं देखे गए हैं। बहरहाल, मैं बहुत नहीं चाहता हूं कि आप इस तरह से, आपके साथी आपके खिलाफ बोल रहे हैं, आपको सोचना चाहिए। शिव भाटिया जी, इस पूरे प्रश्न पर आज जिस तरह की स्थिति है, क्या आपको लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी को उन नीतियों के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए जिसकी शुरुआत कभी आपने ही की थी? पंकज जी, हर चीज का समय होता है और जिस तरह से आज अशोक जी ने अभी बोला और माना इस बात को कि इसके ऊपर कोई संवेदनशीलता नहीं थी, हमने कोई चर्चा नहीं की, हम चर्चा पार्लियामेंट में करेंगे। पार्लियामेंट कब होगी, कब ये कोरोना से बाहर आएंगे, कब पैंडेमिक का डर खत्म होगा, तब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन आज हमने इसको पैकेज के रूप में घोषणाएं कर दी गई हैं।
लेकिन निजीकरण अगर करना भी था तो एक समय के साथ आप जब इस परिस्थिति से बाहर आ जाते, आप मजदूरों की रख रखाव करके उनको जो सहूलियतें देनी है उनको दे देते, तो आपका हक भी बनता कि निजीकरण की बात करने का और नई पॉलिसी और प्रोग्राम्स लाने का। हम भी लाए निजीकरण, लेकिन उसके अंदर मजदूर दबा नहीं, मजदूर मरा नहीं, उसके अंदर मजदूर की उत्पत्ति इस तरह से हुई कि मजदूर आज आत्मनिर्भर बन गया। ये आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। आत्मनिर्भरता की बात तो नेहरू जी के जमाने से शुरू हुई थी, और ये बातें करना और काम करना दोनों में इतना अंतर है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये उसी तरह का एक उदाहरण है, जैसे एक जंगल के अंदर एक राजा को चुनना था, एक बंदर को राजा बना दिया गया, एक बकरी खो जाती है तो एक पेड़ से दूसरे पे नाचना शुरू कर देता है। जब वो पूछते हैं हमारी बकरी कहाँ है, वो कहता है देखिए मेरी कोशिश में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन बकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये पता नहीं है। ये इस तरह की सरकार चल रही है। ठीक है, विपक्ष का आरोप बहुत गंभीर है, पर यह सवाल तो है ही कि सरकार जो कर रही है, जो नीतियां ला रही है, उससे अंतिम आदमी पर क्या असर पड़ने वाला है या पड़ रहा है, जो जंतर कभी महात्मा गांधी ने इस देश को दिया। आज हम राजनीति में चर्चा कर रहे हैं कि क्या कोरोना की इस आपदा को एक ऐसे अवसर में बदला है सरकार ने जिसका लक्ष्य है निजीकरण। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोफेसर वी उपाध्याय, अन्य परिचर्चा में शामिल अतिथियों के अलावा। प्रोफेसर उपाध्याय, ऐसा क्यों होता है कि हमारी सरकारें मौका पाते ही ऐसा लगता है कि जैसे वो घात लगाए बैठे हैं, और जैसे ही मौका आता है वो ऐसी नीतियां लेकर चले आते हैं जिनका पहला नुकसान आम मजदूरों पर होता है, श्रम अधिकारों पर होता है, और उसे वो रिफॉर्म कहते हैं। यानी अगर ऐसे कानून बने जो श्रमिकों को मिले हुए ऐतिहासिक संघर्ष की उपलब्धियों पर पानी फेरे, तो वो रिफॉर्म कहलाएंगे। क्या वजह है इसकी? हाँ, जैसा आप सब जानते हैं कि जो 40 आवर्स का वीक होता है, तो ये ऐसे अचानक नहीं आया, ये 200 साल की मजदूरों की लड़ाई के बाद आया है। एक जमाना था जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ था, तो 100 आवर्स पर वीक काम करना पड़ता था। तो कितने लोगों ने लड़ाइयां की, कुर्बानियां दी, तो उसके चलते चलते आज हम स्थिति में पहुंचे हैं कि हम कहते हैं कि भी 8 घंटे का दिन होना चाहिए, वर्किंग आवर होना चाहिए। अब उसको आप अचानक बदलते तो आप सैकड़ों साल पीछे चले जाते हो और 12 घंटे की बात कहते हो। तो इस तरह का ये कह करके कि बहुत ही असामान्य स्थिति है, इसलिए करना पड़ रहा है। लेकिन असामान्य स्थिति में तो आप और भी कुछ कर सकते हो। आपने कुछ महीने, 1-2 महीने पहले कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया, आप कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा भी सकते थे। हमारे यहाँ पे बिलियनर्स की लाइन लगी हुई है। हाँ, आप उसका जो वेल्थ टैक्स बढ़ा सकते हो, उनसे कह सकते हो कि भाई 6 महीने 1 साल हमारी हालत बहुत खराब है, हम थोड़ी आपकी वेल्थ पे टैक्स लगाएंगे, जिससे हम हमारी इकोनॉमी में जो पैसे की कमी आ रही है सरकार के पास में, हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं, आप कुछ भी कर, दोनों साइड में कुछ कर सकते हो। लेकिन आप एक ही साइड क्यों चूज करते हो कि मजदूर को मारा जाए, मजदूर को पीटा जाए। और जिस तरह से ये हमारे जो माइग्रेंट वर्कर्स की हालत हो रही है, रोज ही दिख रही है कि किस तरह से उनकी सड़क पे निकलने को मजबूर हो रहे हैं, उनकी वहां भी पिटाई हो रही है, और लाखों की, करोड़ों की संख्या में एक्चुअली पैदल चलना पड़ रहा है लोगों को। और एक जो सवाल हम जो कर रहे हैं भाई अलग अलग क्षेत्रों में कैसे प्राइवेटाइजेशन किया, उसकी डिबेट एक्चुअली आज की तारीख में इतना जरूरी नहीं है। लेकिन जैसे कोल सेक्टर वगैरह, माइनिंग के सेक्टर के, अब हम देखते हैं कि जब बीजेपी की सरकार की आई, अन्ना आंदोलन हुआ, तो उस समय क्या था एक्चुअली, सो माइनिंग सेक्टर में इतने बड़े घपले थे, चाहे आयरन ओर की हो, कोल की हो। इसी कारण से कुछ निर्णय लिए गए कि भाई इनसे कंट्रोल हटाया जाए। आज हम फिर वापस उसी स्थिति में जा रहे हैं, जो जिस स्कैम्स का विरोध करके अन्ना आंदोलन के बल पर बीजेपी सरकार में आई, अब उसी बात को टोटल पलट के एक्चुअली उल्टी राह पे चला जा रहा है। बिल्कुल। अशोक जी, गंभीर सवाल है। आपने पिछली सरकारों के लिए जो बोला था, आज वो सारे सवाल आपके खिलाफ भी खड़े हो गए। और एक सवाल ये तो बनता ही है कि जब ये असाधारण परिस्थिति है अशोक ठाकुर जी, तो इसमें सारी आपदा मजदूरों पर और सारी राहत कॉरपोरेट जगत पर, पूंजीपतियों पर। आखिर इस तरह का संतुलन आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, जहां तक मजदूरों का सवाल है, मजदूरों के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। उनकी समस्याओं को समझते हुए उसके निराकरण के लिए इस आर्थिक पैकेज के दौरान जो है वो बहुत सारी घोषणाएं उनके लिए की हैं।
उनकी जो बहुत सारी गंभीर समस्याएं थी राशन को लेकर, राशन प्रणाली को लेकर, उसको भी दूर करने का प्रयास किया है। इसके अलावा पीएफ फंड्स को लेकर कंट्रीब्यूशन जो उसमें भी सरकार ने जो है वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा 8 करोड़ जो गैर राशन कार्ड धारी थे उनको भी राशन उपलब्ध कराने का 2 महीने जो है वो 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल चना जो है उपलब्ध कराने का। वाकई ये बहुत बड़ा काम है। वो जिंदा रहेंगे ऐसा लगता है कि आपने 5 किलो चावल और दाल वाल की व्यवस्था कर दी है। बाकी उनके श्रम के घंटे कितने होंगे, उनके बाकी मजदूरी कितनी होगी, वो फिलहाल विषय नहीं है और यही पूरा संकट है इस दृष्टि का। आप बताइए, जिस तरह की बात बोल रहे हैं पवन जी, फिर से सवाल आया। अशोक जी कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत कुछ कर दिया है, कई किलो चावल और दाल दे रही है सरकार, उन्हें जिंदा रखा जाएगा ऐसा लगता है, फिर भी आप नाराज हैं। नहीं, पहले तो ये नाकामी बता रहे हैं अपनी। 8 करोड़ लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, ये सरकार की एक बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं अशोक जी। 8 करोड़ लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। अशोक जी चिंता मत करो, भारतीय मजदूर संघ आपकी इस निजीकरण की नीति को लेकर परसों 20 तारीख को आपको पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक सड़क पर विरोध करता नजर आएगा। पहला संगठन होगा भारतीय मजदूर संघ जो आपकी इस नीति को लेकर के और सड़क पर संघर्ष करेगा इस कोरोना के बावजूद। ध्यान रखना। और ये जो भाटिया जी बोल रहे थे ना, मेरा इनसे निवेदन है कि ये कुछ जरा राजस्थान छत्तीसगढ़ के बारे में भी कुछ बता दे। यानी कुल मिला के ये एक सूचना भी है कि भारतीय मजदूर संघ कह रहा है कि वो 20 तारीख को सड़कों पर उतरेगा। हालांकि कोरोना काल में सड़क पे कैसे उतरेगा देखने की बात है। शिव भाटिया जी रुक जाइए शिव भाटिया जी। और 22 तारीख को वामपंथी दलों की ओर से भी पूरे देश में प्रदर्शन है। यानी कुल मिला के मजदूरों के झंडे का रंग कोई हो, फिलहाल वो इस सरकार के खिलाफ है। शिव भाटिया जी, क्या आपकी पार्टी भी किसी आंदोलन का ऐलान कर रही है या सिर्फ एक जबानी बयानबाजी तक ही मसला रहेगा? शिव भाटिया जी आपसे पूछ रहे हैं, क्या आपकी पार्टी भी इन मुद्दों पे आंदोलन करेगी जैसा कि मजदूर संगठन कर रहे हैं? पंकज जी, हमारा विरोध तो रोज अगर इनकी दूरदृष्टि के ऊपर इनकी आंखें खोलने के लिए है। कल ही की बात सुन लीजिए, देश का फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए, एक औरत होते हुए क्या बोलती है कि अगर एक ऑपोजिशन का लीडर मजदूरों से मिलने के लिए जाता है, वो कहता है देखिए मजाक चल रहा है। मजाक तो आप कर रहे हो, जिस तरह के पैकेज आप डिक्लेयर कर रहे हो। मजदूरों के साथ संवेदना रखते हुए उनका दुख दर्द बांटने गए थे, उनको उनके घर पहुंचाने गए थे। इनका मजाक तो यहां तक हो रहा है। हम हर जगह हर सड़क पे लड़ेंगे। हमारा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट अगर उनकी सेवा करने के लिए उनके घर पे खाना पहुंचा रहा है, उनको कहीं पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। आप कहते हैं विरोध की बात करते हैं। विरोध तो वहां तक करेंगे जहां तक इनको घर तक छोड़ के आना पड़ेगा, हम वो विरोध करेंगे। ये समय नहीं है, ये समय कोरोना का है, ये दिखावा करने का नहीं है। ये किसी तरीके से वो मजदूर जो सड़क पे मर रहा है, जिसकी कोई सुध नहीं ले रहा है, उसकी सुध लेने का समय है। मैं भी इनसे कहूंगा, चाहे बीजेपी का संघ है, इनको कहिए कि सड़क पे उतर के मजदूरों की सहायता करें, उनको घर पहुंचाने का रास्ता दिखाएं। 1000 बसें हमने यूपी बॉर्डर पे खड़ी कर दी कि हमें अलाउ करिए। इनकी सरकार अलाउ नहीं करती है, क्यों नहीं करती? ठीक है, वैसे आपके लिए सूचना है कि अलाउ कर दिया है, अभी थोड़ी देर पहले खबर आ गई है और अब आप अपनी बसों से मजदूरों को पहुंचा सकते हैं। बहरहाल आखिरी एक सवाल है जो हम प्रोफेसर उपाध्याय से जानना चाहेंगे। प्रोफेसर उपाध्याय, क्या ऐसा तो नहीं कि अर्थशास्त्र के मोर्चे पर, आर्थिक सिद्धांतों के मोर्चे पर हम किसी एक ऐसे दुष्चक्र में फंस गए हैं कि कोई भी सरकार आए, चाहे वो स्वदेशी का नारा लगाती रही हो पार्टी, वो भी सरकार में आए, या जो लिबरलाइजेशन को लेकर आई वो तो थी ही, वो सभी अंततः पूंजी निर्माण के लिए और निवेश के लिए मजदूरों के खिलाफ खड़ी हो जा रही हैं और कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से जो कॉरपोरेट जगत है उसके आगे दंडवत है। और मोदी सरकार, चाहे मोदी जी 56 इंच सीना की बात करें, इस मामले में वो भी कोई अपवाद नहीं है। जो मौजूदा ढांचा है आर्थिक नीतियों का सारी दुनिया में, जिसको हम नियो लिबरलिज्म कहते हैं, जो कैपिटलिज्म को काफी फ्रीडम देता है, इंडस्ट्रियलिस्ट को, कॉर्पोरेट्स को फ्रीडम देता है, तो उसको एक्चुअली काफी चैलेंज आया है। और आप अगर एक वक्त देखोगे तो यूरोप में, अमेरिका में अभी जो नीतियां अपनाई गई हैं, तो वो बहुत कुछ ऐसी लगती हैं जिसको लोग कह रहे हैं, हालांकि चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए ही हो, टेम्परेरी हो, जो सोशलिज्म की तरह, जैसे हेल्थ केयर काफी फ्री करना, सभी तरह से अमेरिका में जैसे मान लो $1200 का चेक देना या अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस को डबल करना,
तो ऐसी ऐसी नीतियां अपनाई जा रही हैं जिनको नॉर्मल सिचुएशन में कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर को मानने वाले, नियोलिबरलिज्म को मानने वाले नहीं अपनाते। पर हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है। जो पैकेज की बात की जा रही है तो वो अब तो आज के अखबारों से काफी क्लियर हो जाता है कि 20 लाख में से 2 लाख का ही एक ऐसा पैकेज है जिसको हम रिलीफ पैकेज कह सकते हैं या फिस्कल पैकेज कह सकते हैं। बाकी 18 लाख करोड़ का तो वो है जो लोन वाली बात है, तो वो पता नहीं कब होगा, या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात है, वो तो 5-10 साल वाले लंबे होते हैं। तो दुनिया में आज जो संकट आया है तो सारी दुनिया भर में एक रुझान सा थोड़ा टेम्परेरी समझो या सिचुएशन को देख के समझो, ऐसी नीतियां जो लोगों के फायदे के लिए की जा रही हैं और फिलहाल कैपिटलिज्म को, नियोलिबरलिज्म को थोड़ा सा सस्पेंड किया जा रहा है। पर हमारे यहाँ इसका बिल्कुल उल्टा हुआ है। और एक गंभीर बात है कि जिस देश में सबसे ज्यादा, जिसमें मजदूरों को सबसे ज्यादा, गरीबों को सबसे ज्यादा कहा गया है कि उनकी सेवा करना, दीन बंधु जैसे शब्दों का इस्तेमाल नेताओं के लिए हमारे देश में किया गया है, जो सबसे दीन है, जो सबसे हीन है, उसको केंद्र में रखने की बात नीतियों के है। लेकिन हमारे यहां काफी उलटबाजी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर इस परिस्थिति में निर्णायक परिवर्तन नहीं किया गया तो शायद जो उत्तर कोरोना युग होगा, कोरोना के बाद का समय, वो बहुत बड़ी चुनौतियां लेकर सामने आएगा। तमाम आर्थिक सिद्धांत फिलहाल नीचे चले गए हैं, या कहा जाए कि उनको स्थगित करने का वक्त आ गया है, जो उदारीकरण के बाद पूरी दुनिया में जिनका डंका बज रहा था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। राजनीति में आज बस इतना ही। नमस्कार।